हेलो एवरीवन। सॉलिड स्टेट हम पढ़े थे। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड KCl, दैट इज इन योर टॉप इन योर सिलेबस। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स ही तुम्हारे सिलेबस में। देखो, सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है और फर्स्ट ईयर वाला तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इट्स बेटर कि तुम अपना सिर्फ सिलेबस तैयार करो। असाइनमेंट्स और टेस्ट के लिए भी मैं सिर्फ सिलेबस ही करवा रही हूँ, तो सिलेबस ही करो। इट्स नॉट बिग डील। ठीक है, तो हमें पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और KCl। ठीक है, ब्रैग्स मेथड से हमने क्या फाइंड आउट किया था कि हमारे पास फॉर्मूला आया था 2d sin थीटा। ठीक है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। ठीक है, d हमारे पास क्या होती है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। दो प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस इसे कहा जाता है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस इसे कहा जाता है। तो जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, इसको निकालने का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज d इज इक्वल टू में क्या होता है, a अपॉन में h का स्क्वायर होता है, प्लस में k का स्क्वायर होता है, प्लस में l का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको मैं निकालना भी आपको बताऊंगी कि कैसे निकालना है। देखो, ये हमारे पास a क्या थी, हमारे पास दैट इज एज लेंथ होती है। h के l हमारे पास थे मिलर इंडिसेस। अगर किसी को ध्यान है तो दिस पर्टिकुलर इज अ मिलर इंडिसेस। h के l क्या थे तुम्हारे, ये मिलर इंडिसेस थे जो हम फाइंड आउट करते थे। d तुम्हारे इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, तो d इज इक्वल टू में a डिवाइड बाय में रूट हो जाएगा h का स्क्वायर k का स्क्वायर l का स्क्वायर, दैट इज द d। इसको d को हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, यहाँ से तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा डिवाइड बाय में 2 sin थीटा। तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी d को निकाल सकते हो और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी d को फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों ही फॉर्मूले किसी से भी अगर क्वेश्चन आता है कि d को निकालिए, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एंड दिस इज योर ब्रैग्स मेथड। ब्रैग्स मेथड से भी तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करके d की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप देखो ध्यान से, हमने ये सब क्यों मेंशन कर रही हूँ मैं इतना, क्योंकि ये तुम्हारे आगे यूज होगा। नेक्स्ट हायर जो क्लासेस है उसमें भी बहुत इजीली यूज होगा। छोटे क्लास में नहीं पढ़ते हो तो वैसे में कुछ नहीं समझ में आने वाला तुम्हें। तो डी को निकालने का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। डी स्क्वायर होता है, एच का स्क्वायर होता है, के का स्क्वायर होता है, एल का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली डी का स्क्वायर, दैट इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी का स्क्वायर होता है, एच का स्क्वायर मिलर इंडिसेस का स्क्वायर डिवाइड बाय में ए का स्क्वायर। यानी जो पर्टिकुलर तुम्हारे पास जो क्या होता है, तुम्हारे पास ट्राइक्लिनिक ले लो एग्जांपल। ठीक है, ट्राइक्लिनिक की क्या होती है, तीनों साइड्स जो होती है डिफरेंट होती है, यानी ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का हमने एग्जांपल लिया है, उसमें डी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एच का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। क्योंकि तुम्हारी जो एज लेंथ है वो पूरे क्रिस्टल के अंदर जो एज लेंथ है दैट इज डिफरेंट है, इसलिए इसको हमने एबीसी मेंशन किया। अगर एज लेंथ सेम होती तो उसको हम ए मेंशन कर देते, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर कर देते। बट यू नो कि इन जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल है या फिर जिनकी भी तीनों एज लेंथ डिफरेंट होती है, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, इन तीनों क्रिस्टल्स की जो है एज लेंथ डिफरेंट होती है तीनों के तीनों। इसलिए उसके लिए लगेगा फॉर्मूला, ये लगेगा एच का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, के का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर डिवाइड बाय सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसके लिए लगेगा। अगर दोनों लेंथ सेम होती हैं या फिर तीनों लेंथ सेम होती है तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो ध्यान से। अगर दो लेंथ सेम होती है तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगा एंड नॉट इक्वल टू सी। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें गिवन होता है तो कि मैं बात कर रही हूँ। तो अगर तुम्हारे पास दो लेंथ सेम होती है तो इसको डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगी, a का स्क्वायर कर दूंगी। सिंपल सी बात, इसके डिवाइड बाय क्या कर दूंगी, a का स्क्वायर कर दूंगी। क्योंकि हमारे पास a और b दोनों बिल्कुल सेम होती हैं, तो a इज इक्वल टू b, यहाँ पे b का स्क्वायर था तो मैंने क्या कर दिया, a का स्क्वायर कर दिया। क्योंकि a और b दोनों इक्वल है तो a का स्क्वायर कर दिया। अब अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई क्रिस्टल है जिसमें a इज इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, ये तुम्हारे पास किसका एग्जांपल है, क्यूबिक का एग्जांपल है। और ये तुम्हारे पास किसका एग्जांपल है, हेक्सागोनल का, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। हेक्सागोनल का एग्जांपल ये है। क्रिस्टल सिस्टम तो तुमने पढ़े होंगे, जो हेक्सागोनल है या फिर रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और आई थिंक टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल की दो साइड्स इक्वल होती है, तो उसका एग्जांपल ये है। उसमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऐसे निकाली जाती है, इसमें ये दो साइड बिल्कुल सेम हो जाएंगी। जिस क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल में तीनों की तीनों जो साइड्स होती हैं, यानी एज लेंथ ए बी सी, तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, बिल्कुल सेम होती हैं। इसलिए अगर तीनों ही तुम्हारी सेम होती हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले तीनों को हम क्या कर देंगे, ए बना देंगे, तीनों को हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, क्यूबिक का। तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू में एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर डिवाइड बाय, सब में ए जो है ए स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, दैट इज ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर समझ में आया।
ये हम किसकी बात करें, क्यूबिक में। क्यूबिक में क्या होंगे, तीनों साइड्स बिल्कुल सेम होंगे, एबीसी क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे, तीनों की एज लेंथ क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे ए स्क्वायर से हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर एल का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हो यहाँ से इजीली। तो डी किसके इक्वल हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 1/d आना था, हाँ सॉरी, चलो याद आ गया मेरे को, सॉरी बच्चों, गलती हो सकती है मैडम से भी, मैं कोई महारथी नहीं हूँ। 1/d का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो सकती है, तो ये हमेशा 1/d का स्क्वायर होता है, 1/d का स्क्वायर होता है, ये भी 1/d का स्क्वायर। तो जो तुम फॉर्मूला ये लगा रहे हो इसमें हमेशा क्या होता है, 1/d का स्क्वायर होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसको उधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे तो तुम्हारे पास d जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू लिखोगे, इंटरप्लेन डिस्टेंस क्या आ जाएगी। अब इंटरप्लेन डिस्टेंस तुम्हारे, मैं इधर लिख रही हूँ इसको, ठीक है, तो d जो है किसके इक्वल आ जाएगी, d स्क्वायर लिख दो, मान लो इसको मैं उल्टा करके लिख देती हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय में h का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर होगा, और यहाँ से d का स्क्वायर निकालना है। देखो मैंने क्या किया है, जस्ट इस इक्वेशन को 1/d का स्क्वायर जो इक्वेशन इसको हमने उल्टा कर दिया, जस्ट इन्वर्ट कर दो इस इक्वेशन को, d स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, h का स्क्वायर k का स्क्वायर बस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो d का स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू a का स्क्वायर डिवाइड बाय h का स्क्वायर k का स्क्वायर l का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में दोनों। ठीक है, अब स्क्वायर हटाना है हमें यहाँ से, स्क्वायर हटाना है तो सिंपल सी बात है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो a स्क्वायर जाएगा वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा क्या, a बचेगा और रूट h का स्क्वायर होगा और k का स्क्वायर होगा प्लस में l का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इंटरप्लेनेट डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, जिसके अंदर d का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, a का स्क्वायर डिवाइड बाय h का स्क्वायर, k का स्क्वायर l का स्क्वायर हो जाएगा। तो d ये स्क्वायर उधर लेके जाओ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से इसका रूट स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो a डिवाइड बाय रूट हो जाएगा, h का स्क्वायर k का स्क्वायर l का स्क्वायर, तीनों का समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाले, हमने d फाइंड आउट की है। इस d को फाइंड आउट करने का एक मोटिव है जो आपके इस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर हम निकालेंगे उसमें क्या आएगा, आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे NaCl, जो NaCl हमारे पास है और KCl है, दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है, बस साइज का डिफरेंस है, सोडियम और पोटेशियम का डिफरेंस है। सोडियम का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम, क्योंकि एक ही उसमें आते हैं कि ग्रुप में आते हैं, ये टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो सोडियम का जो पोटेशियम का साइज है वो बढ़ जाता है क्योंकि हम ग्रुप में मूव करते हैं, यही होता है ना। तो दोनों की स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, FCC होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास होती है। तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है। डिफरेंस किसके साथ, सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, तो पोटेशियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है, यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है। देखो कोई भी स्ट्रक्चर देखने है तो उसको सिर्फ डिफरेंस से याद रखो, ये इसमें क्या है, सोडियम, इसमें पोटेशियम, इसमें क्लोरीन, इसमें क्लोरीन, दोनों बिल्कुल सेम है। डिफरेंस किसका है, सिर्फ मेटल का डिफरेंस, उसमें पोटेशियम है, दोनों बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है FCC में एग्जिस्ट करते हैं, फेस सेंटर्ड में। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो निकालना सीखा होगा कि नहीं सीखा है, तो वो सीख लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है, 6 होता है, मतलब एक सोडियम जो होगा 6 क्लोरीन एटम से सराउंडेड होगा, 3 4 5 और 6, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, समझ रहे हो। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका 6 होता है, दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कोई भी हमारे पास एटम है उसके सराउंडिंग जो स्पीसीज होती हैं, उसके सराउंडिंग यानी उसके जो नेबरिंग एटम्स होते हैं, क्लोज्ड, जो उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट जो उसके नेबरिंग एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। ठीक है, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसका मतलब ये है कि इसके जो सराउंडिंग, जो इसके पड़ोसी है वो कितने हैं, 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन के सराउंडिंग में भी क्या होंगे, 6 सोडियम एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, दैट इज 6 होता है। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, FCC। दूसरी बात, इसको FCC क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और प्लस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यों बोलते हैं, समझ रहे आ रहे हो। जैसे ये हमारे पास कोई यूनिट सेल है, ठीक है, इस यूनिट सेल का ये क्या है, फेस, ये भी फेस, ये भी फेस, ये भी फेस, तो पार्टिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट है कॉर्नर पे भी और पार्टिकल फेस पे भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको बोलोगे फेस सेंटर क्यूबिक, यानी पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, प्लस पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, फेस पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पार्टिकल्स अगर फेस पे भी प्रेजेंट, ये इसका फेस है, पार्टिकल अगर फेस पे प्रेजेंट है
कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है, फेस पे भी हैं और कॉर्नर्स पे भी हैं, फेस पे भी और कॉर्नर्स पे भी हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कॉर्नर्स पे भी हैं और फेस पे भी हैं। कॉर्नर्स अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर तुम्हें निकालने हैं तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं किसी भी यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो टोटल 8 कॉर्नर्स है तुम्हारे पास, तो 8 एटम्स होंगे हर एक कॉर्नर पे, तो 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी एक यूनिट सेल को कितना मिला 1/8, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं टोटल 8, इसमें हमारे पास क्या होते हैं एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 1/8 का। फेस कितने हैं तुम्हारे पास 4, ठीक है 4 है कि 6 है, 1 2 3 4, तो टोटल तुम्हारे पास 6 फेस होंगे, सॉरी टोटल तुम्हारे पास क्यूबिक पे कितने फेस होते हैं 6 होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 का होता है, यानी एक फेस को कितनी सेल्स जो है कितने यूनिट सेल जो है शेयर करती हैं, तो वो कितने शेयर करेंगी 2 शेयर करेंगी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस में 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा ध्यान रखो कि कोई भी एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, इस एटम को शेयर करते हुए कितने यूनिट सेल बना सकते हैं हम, वो कितने बना सकते हैं हम मतलब कितने बना सकते हैं 8। देखो पहली बात ये याद रखो, जो भी हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे कितने होंगे 8 एटम्स होंगे, ठीक है 8 एटम्स होंगे, तो उस पर्टिकुलर एटम को कितने यूनिट सेल शेयर करती हैं, यानी एक यूनिट सेल के कितना हिस्से में आया, तो 1/8 के हिस्से में आया, प्लस 6 तुम्हारे पास क्या फेसेस हैं, एक को कितना कंट्रीब्यूशन मिला 1/2 का, क्योंकि एक फेस को 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं, उसी तरह से एक एटम को मतलब 8 जो एटम्स होते हैं उसको एक यूनिट सेल शेयर करती है, उसी तरह से जो 6 फेस होते हैं उसमें इस फेस को क्या होती हैं 2 यूनिट सेल शेयर करती हैं, इसलिए हाफ कंट्रीब्यूशन हुआ, तो टोटल कितना हुआ, इसमें से 1 आ गया, इसमें से 3 आ गया, तो टोटल 4 एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी का मैंने बताया है, एफसीसी में 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ये हमारा हो गया एफसीसी का। दूसरी बात याद रखो, इसकी स्ट्रक्चर हम बना देते हैं एक बार, ठीक है, तो हमने बता दिया है कि जो सोडियम होता है वो एफसीसी में एग्जिस्ट करता है, इसकी अगर हम मिरर इंडिसेस लेते हैं, अगर इसके हम क्या लेते हैं मिरर इंडिसेस लेते हैं तो क्या होगा, अगर इसके में मिरर इंडिसेस लेते हैं तो इसके मिरर इंडिसेस होता है 100 होता है, इसके 100 होता है 100 होता है, इसके पाउंड में लिखेंगे वैसे, इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो 100 110 और 111, ये इसके क्या होते हैं। अगर सब्सक्रिप्ट में अगर ऐसे डिजिट्स लिखे होते हैं 100 110 111, ठीक है, तो इस तरह से अगर डिजिट्स लिखे होते हैं सब्सक्रिप्ट में तो ये तुम्हारे पास क्या होती हैं मिरर इंडिसेस होती है, ये बात याद रखना, ये तुम्हारे पास क्या है मिरर इंडिसेस हैं, ठीक है, तो ये सोडियम की मिरर इंडिसेस हैं, सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास है, सोडियम क्लोराइड की जो एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की जो एफसीसी स्ट्रक्चर है उस एफसीसी स्ट्रक्चर के हमारे पास मिरर इंडिसेस हैं, वेरी नॉन होते हैं, ये बात याद रखना है कि मिरर इंडिसेस के 100 होता है और 110 होता है 111 होता है, इसका हमने रेशियो लिया, रेशियो लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है मैं वो मेंशन कर देती हूँ, इसको वैल्यू तो तुम्हें पता ही है ना कैसे निकालनी है, D100 निकालनी है मान लो, ठीक है D100 निकालने तो क्या करोगे A डिवाइड बाय में रूट, ये क्या है H, ये क्या है K, ये क्या है L, तो H का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस K क्या है 0 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1/, ये आएगी इसकी वैल्यू, तो ठीक है, तो 100 की तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, A की वैल्यू अगर कुछ भी गिवन है तो ये सब में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से तुमने D100 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। D100 में ये क्या है तुम्हारे पास H है, ये तुम्हारे पास K है, तुम्हारे पास L है, इस तरह से मैंने सिखाया था आपको इंटरप्लेट डिस्टेंस कैसे निकालनी है, तो D = A/√H का स्क्वायर, K का स्क्वायर, L का स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो तो 1 आ जाएगी, तो इसकी तुम्हारे पास 1 वैल्यू आएगी, ऐसे निकालोगे तो दूसरे की तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, अगर इसको मैं A मेंशन करती हूँ, मतलब इसको अगर मैं A मेंशन करती हूँ तो ये हमारे पास आएगी A2√2 आएगी, निकाल के देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कहो मैडम देख के लिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें 1 1 है तो वैसे दिख रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे ना वो रेशियो में निकाले तो कितनी आएगी 1:0.70 1.154 हो जाएगी, ठीक है, तो ये जब इनका रेशियो निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये जो मिरर इंडिसेस हमने लिया है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस लिया उसका रेशियो निकाला है, ये A आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा A/2√2 आ जाएगा, और ये हमारे पास A√3, इसका हमने रेशियो लिख लिया, ये रेशियो आपको याद रखना है, तो ये रेशियो जो होता है वो बिल्कुल सेम आता है, ये हमने किससे निकाला है जो हमारे पास बुक है उसके मेथड से हमने इसको फाइंड आउट किया है। अब ब्रैग्स मेथड से भी निकालो इसको, ब्रैग्स मेथड क्या होता था हमारे पास 2d sin थीटा n लैम्डा होता था हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से d निकालते थे, इसकी d क्या गिवन है इसकी, देखो
डी जो इसकी गिवन है वो आपको याद रखनी है, मैं क्यों याद करूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसका हमें रेशो लेना होगा तो साइन आ जाएगी, साइन 5.9 जो आपको याद रखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। दूसरी आएगी साइन 8.4 और ये आएगी साइन, इसको मैं एक बार रफ करके लिखती हूँ सारा। हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है और कुछ भी नहीं। ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस हम निकाले क्रिस्टल सिस्टम से, जो हमने फॉर्मूला निकाला था। अब हमारे पास जो 2d sin थीटा है, यानी जो हमारे पास ब्रैग्स मेथड था, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इस मेथड से निकालेंगे। यहाँ से d जब निकालते हैं हम, किसके निकालने में 100 की निकालनी है, वैसे ही एक हमने 110 की निकालनी है, वैसे ही एक हमने 111 की निकालनी है। तो इसका रेशियो जब हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, देखो साइन 5.9 आएगा, ठीक है। तुम्हारे को कोई मेंशन भी होगा साइन 8.4। मेरा बेसिकली जो यहाँ समझाने का पर्पज है वो ये है कि किस तरह से ब्रैग्स मेथड जो है तुम्हारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रेशियो ले लिया, रेशियो लेने के बाद क्या वैल्यू आती है 0.704 और 11.04, दैट्स रेशियो इज कम्प्लीटली सेम, ठीक है। दैट मीन्स हमने इंटरप्लेनर डिस्टेंस को उस पर्टिकुलर क्रिस्टल वाले जो हमारे पास फॉर्मूला था उससे निकाला, टी इज इक्वल टू में a अपॉन में रूट h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, इस मेथड से हमने निकाला है। नहीं, हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हमने इस पर्टिकुलर मेथड से निकाला जिसमें हम क्रिस्टल सिस्टम से निकालते हैं। उस पर्टिकुलर से हमने रेशियो लिया 100 का, 110 का, 111 का। इसका हमने रेशियो ले लिया, रेशियो लेने के बाद हमारे पास रेशियो ये आता है। ये हमारे पास है ब्रैग्स मेथड। तो ब्रैग्स मेथड से भी हमने क्या निकाला, रेशियो फाइंड आउट किया। यहाँ से भी हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस d निकालेंगे एंड हमने यहाँ पर रख दिया 1 रख दिया। जो भी पर्टिकुलर इसने वेवलेंथ यूज की, एक्सरे की जो भी रेडिएशंस, एक्सरे की जो भी वेवलेंथ होती है वो हमने यहाँ पर यूज करनी है एंड हमारे पास 1 हो जाएगा। d हमने निकालना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर साइन थीटा आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर साइन थीटा आ जाएगा और दिस पर्टिकुलर साइन थीटा आ जाएगा। तो ये जो हमने ब्रैग्स मेथड से जो ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस का जो रेशियो निकाला है वो बिल्कुल सेम आता है, 1:0.74 रेशियो में 11.04। ये भी बिल्कुल क्या आता है हमारा, बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि जो हमारा ब्रैग्स मेथड है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे जो हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम योर क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए ब्रैग्स मेथड हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी जो रेडिएशंस होती हैं वो बिल्कुल सेम आती है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया NaCl की स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें वो स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करनी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूंगी कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। देखो जो NaCl की स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल क्या होती है, पोटेशियम क्लोराइड बिल्कुल सेम होती है। दोनों ही हमारे किस में एग्जिस्ट करती हैं, FCC में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। देखो एक ऐसे ड्रॉ करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। कुछ नहीं करना, स्क्वायर ड्रॉ करो, एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। इनको आपस में मिला दिया ऐसे, इसको भी आपस में मिला दिया। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों लाइंस को आपने मिला देना है, ऐसे मिला दिया। बीच वाला लाइन को बीच वाला लाइन से ड्रॉ कर दोगे, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, 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 ठीक है। दिस पर्टिकुलर इज योर FCC स्ट्रक्चर, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, पेपर में ये ड्रॉ करनी है। FCC स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है दैट इज NaCl की और KCl की बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों ही FCC में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये किसी देखो हमने जो पीछे पढ़ा है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का हमने कैलकुलेट किया, इसलिए कैलकुलेट किया ताकि हमें पता चल सके कि आप ब्रैग्स मेथड बिल्कुल सही है। तो NaCl की जो हमने निकाली थी इंटरप्लेनर डिस्टेंस का जो रेशियो निकाला था वो बिल्कुल सेम आता है, इसलिए ब्रैग्स मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है। वो हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमें बढ़नी है इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये किसी को स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से आपको कलर्ड पेन से बता देती हूँ कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। बड़ी स्ट्रक्चर बना देती हूँ, आई थिंक आप सबको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको फिर से इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा देती हूँ। बड़ी बनाते हैं चलो, इस बार टॉपिक ऑन डिमांड हो जाएगा ये। देखो एक स्क्वायर ड्रॉ किया, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, ठीक है। एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया, फिर इसके अंदर दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब तीसरा स्क्वायर ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों के जो कॉर्नर्स हैं इनको मिला दोगे आपस में, ऐसे तीनों कॉर्नर्स को हमें क्या कर देना है, मिला देना है।
तीनों कॉर्नर्स मतलब तीनों चारों जितने भी कॉर्नर्स हैं सारे कॉर्नर्स को हमने मिला दिया है, कुछ भी नहीं किया है। 3 स्क्वायर ड्रॉ करो एक दूसरे के अंदर, 3 स्क्वायर ड्रॉ के फिर इनके जो ये कॉर्नर्स हैं इनको हमने क्या कर दिया आपस में मिला दिया, इस कॉर्नर को मिला दिया, इसको भी, इस तीनों कॉर्नर्स को हमने एक साथ मिला दिया है। फिर क्या करना है तुमने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने, और यहाँ पर हमें क्या करना है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पर भी एटम है, 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 यहाँ पर भी एटम है और यहाँ पर भी एटम, तो दोनों ही जगह हमारे पास क्या है एटम्स हैं। तो इसको आपस में मिला दोगे तुम, कैसे मिलाओगे, देखो इस एटम को इस एटम से मिलाओगे, इस एटम को इस एटम से मिलाओगे, इस एटम को इस एटम से मिलाओगे, समझ रहे हो। अब देखो जो ये तुमने यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ किया है वैसे तुमने इस साइड में ड्रॉ करना है, एक प्लेन इस तरफ भी तुमने ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन, एक लाइन यहाँ पर वर्टिकल ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, बस इन्वर्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ दिया, इसको भी यहाँ से जोड़ दिया, फिर सेंटर में एक लाइन हमने ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, बस हो गया। अब जो ये हमारे पास पोजीशंस है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये जो पोजीशन है, जो कॉर्नर्स है, यहाँ पे क्या हमारे पास एटम्स अल्टरनेटली, यहाँ पे सोडियम हो गया तो यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ सोडियम हो गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ सोडियम तो यहाँ क्लोरीन, तो अल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारे पास यूनिट सेल होती है, एक जो हमारे पास यूनिट सेल होती है उसमें क्या होता है 4 तो सोडियम प्रेजेंट होते हैं और 4 ही उसमें क्लोरीन होते हैं, ये बात याद रखना। तो ये हमने यूनिट सेल ड्रॉ कर दी है, ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर योर यूनिट सेल। तो इसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर तुम्हारा स्ट्रक्चर है एफसीसी की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है सोडियम है यहाँ पर, तो यहाँ क्लोरीन होगा, तो अल्टरनेट पोजीशंस पे अगर एक सोडियम है तो नेक्स्ट क्लोरीन होगा, क्लोरीन है तो नेक्स्ट सोडियम होगा, तो इस तरह तुम्हारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। जो भी कॉर्नर्स हैं, जो भी पॉइंटेड तुम्हारे एटम्स हैं वहाँ पर तुम इनको ड्रॉ कर दोगे, जैसे ये पोजीशन एटम की है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद ये है, 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 यहाँ क्या होंगे तुम्हारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इन पोजीशंस पे तुम्हारे क्या होंगे एटम्स प्रेजेंट होंगे, कौन से क्लोरीन और सोडियम, ठीक है। तो एक यूनिट सेल जो होते हैं उसमें 4 सोडियम होते हैं, 4 ही उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज योर एफएस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और KCl, ये बिल्कुल सेम होती है, इसकी एज लेंथ इसकी काउंट कर लेना, मतलब ऐड कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। सीजम क्लोराइड के तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देती हूँ कि उसमें क्या होती है बॉडी सेंटर्ड होती है, उसमें कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं और बॉडी के सेंटर में होते हैं। एफसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, मतलब कॉर्नर पे एटम होते हैं, प्लस में क्या होते हैं फेस पे भी होते हैं, प्लस में कॉर्नर पे भी होते हैं। दिस इज इट, दिस इज योर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है, आपकी तरफ से कितनी हुई है वो आपको पता है, प्लीज प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड दिस इज योर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है, उसके बाद हम लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे। लिक्विड स्टेट इज योर लास्ट chapter of your syllabus, physical chemistry, first semester BSc. So thank you so much, meet you in next meeting.